गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम इटली के चाणक्य मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। इटली के चाणक्य मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। डनिंग ने मैकियावेली के संबंध में कहा है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। डनिंग के इस कथन की व्याख्या कीजिए। सेबाइन ने इसी तरह से मैकियावेली के लिए लिखा है, इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना कोई नहीं जानता था। सेबाइन क्या कहता है कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना कोई भी नहीं जानता था। इसी तरीके से जॉन्स ने भी उनके बारे में कहा है, इनका जो जन्म है वो फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ था। फ्लोरेंस नामक नगर में 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मैकियावेली का जो युग था वो पुनर्जागरण का था और फ्लोरेंस उस पुनर्जागरण का एक केंद्र बिंदु था। इटली उस समय 5 भागों में विभक्त था और फ्लोरेंस जो था वो इटली में जो पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था उसका वो केंद्र था। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस में 1469 ईस्वी में हुआ था। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का था। मैकियावेली जिस समय जन्म हुआ तो उनका जन्म जो है वो पुनर्जागरण के युग में हुआ था। इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने पुनर्जागरण युग से प्रभावित था, मतलब फ्लोरेंस में जो पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था उससे वो प्रभावित था। जितना वो प्रभावित हुआ उतना और कोई लेखक प्रभावित नहीं हुआ। मैकियावेली को जो इटली की तत्कालीन परिस्थितियां थी उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसकी अध्ययन की पद्धति, उसकी शासन प्रणालियाँ, उसका मानव स्वभाव का विचार, राजा को अपने आचरण के संबंध में किन बातों का पालन करना चाहिए, इसके ऊपर भी उसने जो विचार दिए प्रिंस के 17वें अध्याय में, वो भी किससे प्रेरित है? इटली की तत्कालीन परिस्थितियों से। इटली में एक प्रकार से उसने गृह युद्ध की स्थिति को देखा, इसलिए उसने ये मान लिया कि मानव स्वभाव से क्या होता है, बुरा होता है। तो जितना प्रभावित वो हुआ और जितना वो जानता था इटली को उतना और कोई नहीं जानता था, जैसा कि सेबाइन कहता है। मैकियावेली ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी रचनाएं लिखी, क्योंकि जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और उसकी अधिकांश रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई। मैकियावेली जो था वो सीजर बोर्जिया से प्रभावित था। जो शासक था सीजर बोर्जिया, इसको वो अपना आदर्श मानता था। सीजर बोर्जिया को जैसी कूटनीति इसने अपनाई, जैसी तत्परता इसने दिखाई, जैसी चालाकी इसने दिखाई, लोमड़ी के गुण और शेर के साहस को जैसा उसने दिखाया, तो उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ और उसने प्रिंस का नायक किसको बना दिया? सीजर बोर्जिया को। मैकियावेली अपने जीवन के अंतिम 15 वर्षों में अपनी रचनाओं को लिखने में कामयाब हुआ। उसकी अधिकांश रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई। मैकियावेली सीजर बोर्जिया से इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसने अपना आदर्श महापुरुष माना और उसको अपनी रचना प्रिंस का नायक बना दिया। यहाँ मैंने रचनाओं के नाम लिखे, दी प्रिंस, उसका नायक कौन था? सीजर बोर्जिया, ड्यूक सीजर बोर्जिया। यह ग्रंथ 1513 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1513 ईस्वी में लिखा गया। 1513 ईस्वी में लिखा गया और इनकी जो मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु के 5 वर्ष बाद में 1527 में इनकी मृत्यु हुई और उसके 5 वर्ष बाद 1532 में प्रकाशित हुआ। लिखा कब गया? 1513 में और प्रकाशित कब हुआ? 1532 में। और जीवन के अंतिम 15 वर्षों में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी और मैकियावेली का यह दुर्भाग्य था कि जब तक वो जीवित रहे तब तक उनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। 1527 में उनकी मृत्यु हुई और 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। 1469 में जन्म और 1527 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के 5 वर्ष के बाद में प्रिंस जो थी वो प्रकाशित हुई। हालांकि ये लिखी गई थी 1513 ईस्वी में। प्रिंस जो रचना है उसमें 26 अध्याय हैं, 26 अध्याय इसमें, और ये 3 भागों में बटे हैं। 26 अध्याय
अब इसमें जो पहला भाग है उसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? पहले भाग में राजतंत्र का, किराए की सेना और राष्ट्रीय सेना का वर्णन दूसरे भाग में, और तीसरे भाग में उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को दिया। पहले भाग में किसका वर्णन? राजतंत्र का। दूसरे भाग में सेना, एक तो किराए की सेना और एक राष्ट्रीय सेना, और तीसरे भाग में उन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। राजनीतिक विचार तीसरे भाग में दिए उन्होंने। तो प्रिंस में 26 अध्याय हैं और वो 3 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में राजतंत्र का, दूसरे भाग में किराए की सेना और राष्ट्रीय सेना का, और तीसरे भाग में उन्होंने राजनीतिक विचार दिए। प्रिंस के कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। ये प्रमुख रचना है। इसका नायक कौन है? सीजर बोर्जिया। 26 अध्याय हैं और 3 भागों में बटे हुए हैं। 1513 में लिखी गई, लेकिन उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद ये रचना जो थी वो प्रकाशित हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है दी प्रिंस। अब इसके बाद में मैकियावेली ने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनसे उनकी प्रतिभा का परिचय मिलता है। मैकियावेली ने इतिहासविद लिवी द्वारा लिखी गई रोमन इतिहास पुस्तक पर उन्होंने टीका लिखी है, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिवी। जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी। ये एक प्रकार की टीका है रोमन इतिहास के ऊपर। एक रोमन इतिहासविद था लिवी, उसकी जो रचना थी रोम का इतिहास, रोमन इतिहास, उसके ऊपर उसने 10 जो पुस्तकें लिखी उससे संबंधित ये रचना है। इसके बाद उन्होंने अन्य जो रचनाएं लिखी, फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑन वार, एक्ट ऑफ वार, ये रचना उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से उन्होंने काफी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, और वो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इटली की तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित है। मानव का स्वभाव उसने कैसा माना? बुरा माना। तो और उसने ये कहा कि निरंकुश राजा और निरंकुश प्रजा को नियंत्रित करने के लिए राजा भी निरंकुश होना चाहिए, लेकिन वो इटली के लिए गणराज्य का सपना देखता था। और मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभूति मूलक है। उसकी अध्ययन पद्धति कौन सी है? अनुभूति मूलक, मतलब अनुभव के ऊपर आधारित है। अनुभूति मूलक पद्धति, इतिहासवादी पद्धति, अपन वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। उसने अपने समय में प्रचलित निगमनात्मक पद्धति को नहीं माना। उसने चर्च की बात नहीं की, 2 तलवारों के सिद्धांत की बात नहीं की है। उसने व्यवहारिकता की बात की है। उसकी अध्ययन पद्धति क्या है? अनुभूति मूलक है, इतिहासवादी है और वैज्ञानिक है। और इन तीनों का उसने मिश्रण किया है अपने विचारों में। तो अपने आप में मैकियावेली ने मध्यकाल की निगमनात्मक पद्धति को छोड़कर अनुभूति मूलक पद्धति को अपनाया। मैकियावेली ने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। इतिहासवाद और अनुभववाद इन दोनों का समन्वय किया। संक्षेप में उसकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी भी है और वैज्ञानिक भी है। तो ये अध्ययन पद्धति आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये मैकियावेली ने कौन सी अध्ययन पद्धति का सहारा लिया था। अब इसके बाद हम इसके विचारों पर आते हैं। मानव स्वभाव संबंधी विचारों की धारणा का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सेबाई ने कहा था कि इटली को जितना अधिक जानता था मैकियावेली, उतना कोई भी लेखक नहीं जानता था। इटली जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय इटली के फ्लोरेंस में पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था। तो एक प्रकार से पुनर्जागरण युग में वो पैदा हुआ। तो उस समय जो भी घटनाएं हुई उन सब से कौन प्रभावित हुआ? मैकियावेली। और उसके विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? इटली की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। जो शासक उसने वहां देखे उससे उसके मन में विचार आया कि राजा में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। उसे किराए की सेना पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसे राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, उसका आचरण भययुक्त होना चाहिए लेकिन घृणित नहीं होनी चाहिए, प्रजा की स्त्रियों पर उसे कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो ये सारे विचार जो उसके दिमाग में आए या उसने ये जो विचार दिए वो सारे विचार किससे प्रेरित है? इटली की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी या उस समय जो शासक हुए थे
उनसे वो प्रेरित होकर इस प्रकार की धारणा का प्रतिपादन करते। यहाँ हम पढ़ने वाले मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा का आधार है इटालियन समाज की दुर्दशा, संत समान पवित्र सेवाडोराल की हत्या, अनैतिक साधनों के प्रयोगकर्ता सीजर बोर्जिया। ये जो शासक थे ड्यूक सीजर बोर्जिया, उन्होंने अनैतिक साधनों का प्रयोग करके साम दाम दंड भेद इस तरह की नीति को अपनाकर और निरंकुश जनता को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश आचरण करके उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी। तो मैकियावेली इससे प्रभावित हुए और उन्होंने प्रिंस का नायक किसी को बनाया। इसके बाद मैकियावेली के स्वभाव देखते हैं। मानव स्वभाव को क्या मानता है? स्वार्थी, घोर दानवी, दुष्ट, कुत्सित, पापी, अहंकारी, दुराचारी, निर्दयी और आततायी होता है। इस प्रकार का व्यवहार वो मानव का बताता है कि मानव स्वार्थी, अहंकारी, लोभी, निर्दयी, अत्याचारी, इस प्रकार का उसका व्यवहार होता है। मनुष्य की समस्त राजनीतिक सामाजिक क्रियाओं का मूल स्रोत घोर स्वार्थवाद होता है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसकी जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, वो स्वार्थ से जुड़ी हुई होती हैं। आप में जब तक उसका स्वार्थ है तब तक वो आपसे जुड़ा रहता है। इस प्रकार की बात वो कहता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने लिखा कि मनुष्य कृतघ्न, मतलब किसी के उपकार को न मानने वाला, चंचल, झूठा, कायर और लोभी होता है। और वो तभी तक आपका होता है जब तक कि उसका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं होती है। मतलब मनुष्य का व्यवहार पाश्विक माना उसने, भय, शक्ति और अभिमान उसकी प्रेरक शक्तियां हैं। प्रिंस में उसने लिखा लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं। प्रिंस में क्या लिखता है वो? लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं बल्कि स्वभाव से दुराचारी भी होते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मतलब वासनाओं का दास भी बताया मानव को और प्रथम श्रेणी का स्वार्थी मनुष्य कहा। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने लिखा व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। वह अपने व्यवहार में प्रेम और भय से संचालित होता है। मैकियावेली ने लिखा यदि व्यक्ति अपने मैकियावेली ने क्या लिखा कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को तो भूल सकता है लेकिन वो अपनी संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकता। इसलिए मैकियावेली कहता है कि राजा क्या करे, व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीने, उसे जान से मार दे लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं छीने, क्योंकि वो मानता है कि अब वह अपने सगे संबंधी या पिता के हत्यारों को तो भूल सकता है लेकिन संपत्ति छीनने वालों को नहीं भूल सकता। मैकियावेली की मान्यता है कि मनुष्य प्रेम और भय दिखाकर ही वश में किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेम की अपेक्षा भय जनता से आदेशों का पालन कराने में अधिक सफल होता है। प्रेम पूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता, आदेशों का पालन नहीं करवाया जा सकता। जनता को दंड का भय दिखाकर उनसे उनके कर्तव्यों का पालन करवाया जा सकता है। सबसे अंत में उसने जर्मनी और स्विट्जरलैंड के संदर्भ में प्रसंगवश मनुष्य के सद्गुणों की चर्चा की। मतलब वो मानव के सद्गुणों को जानता था लेकिन उसने ये चर्चा जो थी वो केवल बहुत सारांश में की और किसके संदर्भ में की? स्विट्जरलैंड और जर्मनी के नागरिकों के संबंध में की। अब उसके शासन प्रणाली संबंधी विचार जो है वो भी किससे प्रेरित है? मानव स्वभाव से प्रेरित है। वो ये कहता है कि जब मानव निरंकुश है तो शासन प्रणाली भी निरंकुश होनी चाहिए। आतताई, स्वार्थी, अहंकारी, लोभी मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए राजा और शासन प्रणाली भी निरंकुश होनी चाहिए। तो वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है और वो कहता है कि ऐसे मानव को नियंत्रित करने के लिए राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए। अब उसकी जो मानव स्वभाव की आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि उसकी मानव स्वभाव की जो आलोचना है वो एक पक्षीय है और त्रुटिपूर्ण है और केवल इटली के संदर्भ में बताई गई है। मानव में केवल बुराइयां नहीं होती, उसमें अच्छाइयां भी होती हैं। एक बुरे मानव में सुधार करके उसको अच्छा भी बनाया जा सकता है। तो ये सारे विचार आज हमने देखे हैं। केवल प्रारंभिक परिचय देखा इटली के चाणक्य मैकियावेली का और उसके मानव स्वभाव की धारणा का या उस धारणा पर आधारित शासन प्रणाली का हमने आज अध्ययन किया।